Hello everyone and welcome back to this course of engineering mechanics. Today in this session we will discuss theory part of the resultant force system. We'll understand how to find resultant of the concurrent force system. So for that let us start with some basic part. Let us see first what is force. We have already discussed this, but then force is an external agency which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion. तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो कोशिश करता है या सक्सेसफुली चेंज करता है क्या, तो बॉडी का स्टेट. इफ बॉडी रेस्ट पे है देन फोर्स इज अ वन which is responsible to bring that body in motion or tries to bring that body into the motion. ओके अब ये फोर्स कैसा हो सकता है, फोर्स कैन बी पुल और पुश. तो ये जो पुल और पुश का जो सेंस रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोल सकते हैं. अब फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए चार कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट आर मैंडेटरी टू डिफाइन द फोर्स कंप्लीटली. सबसे पहला है मैग्नीट्यूड. तो सबसे पहला है क्वांटिटी ऑफ फोर्स. यूजुअली हम इसे डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूटन और किलो न्यूटन. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग. इट कैन बी एग्जाम्पल से 35 न्यूटन और 45 किलो न्यूटन और 100 न्यूटन. तो ये जो नंबर है ये मुझे बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. नेक्स्ट इज अ डायरेक्शन. डायरेक्शन वी गिव इन टर्म्स ऑफ थीटा. हम थीटा के टर्म्स में डायरेक्शन लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स दैट फोर्स इज मेकिंग हाउ मच एंगल विथ एक्स और वाई एक्सिस. ये फोर्स का इंक्लिनेशन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, जिसको हम डिग्री के टर्म्स में मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. सो एट विच पर्टिकुलर पॉइंट दैट फोर्स इज एक्टिंग विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन. ओरिजिन के रेफरेंस में ये जो फोर्स है ये कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. एंड लास्ट इज अ सेंस. तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स है वेदर दैट फोर्स इज एक्टिंग एज अ पुल फोर्स और इट इज एक्टिंग एज अ पुश फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंस. तो सेंस कैन बी आइदर पुल or it can be push. That is called as what, force. Now when we are done with force, let us understand what is force system. अब हम देखते हैं force system क्या है. So when two or more forces are acting on a body, all the forces together are called as a force system or system of force. जब एक बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्स एक्ट करता है तो ये जितने भी फोर्स मिला के एक सिस्टम बनता है वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम. टू अंडरस्टैंड इट लेट अस टेक वन एग्जांपल. ये मैंने एग्जांपल लिया है. ओके तो एग्जांपल में एक बॉडी है, बॉडी का मुझे वेट दिया है 15 kg. तो कंसिडरिंग द एजम्पशंस आई हैव मेड, मैंने फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था दैट मैकेनिक्स के लिए एजम्पशन क्या है. तो उसमें एक एजम्पशन था, फर्स्ट एजम्पशन, दैट ऑल दी बॉडीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉडी है उसका डायमेंशन मैंने निगलेक्ट किया है और यहाँ पे बॉडी को मैंने एज अ पार्टिकल कंसिडर किया है. अब ये पार्टिकल पे जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं मैं ड्रॉ करूंगा. तो पहले तो 15 kg, सो 15 kg ऑफ वेट इज एक्टिंग इन अ downward direction, that is W. So that is my first force. Now definitely for every action there is equal and opposite reaction. Okay, तो जो weight है उसका reaction ground provide करेगा किसको, body को. Okay, so opposite direction में मैं क्या draw करूंगा, reaction. You can see that is N. Okay, तो ये पहला force हो गया weight, दूसरा force हो गया reaction. और तीसरा फोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एफर्ट अप्लाई किया है. एफर्ट अप्लाई किया है सो दैट आई कैन मूव दिस बॉडी. ये बॉडी को मूव करने के लिए ये एफर्ट अप्लाई किया है. दैट एफर्ट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. तो ये बॉडी पे मैंने 30 डिग्री पे एफर्ट अप्लाई किया विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. Now you focus on this free body diagram and you will find that there are three forces. तो अपना क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. हमारा क्या क्राइटेरिया था, टू और मोर फोर्सेस. तो थ्री फोर्सेस हो गए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा फोर्स सिस्टम. So once we are done with force and force system, let us understand what are the various types of the force system.
So force system can be classified as first as a coplanar force system and next is a non-coplanar force system. As the name suggests, जब number of forces are lying in a same plane, then I'll call it as a coplanar. When number of forces are lying in a different plane, they are not lying in a same plane, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? Non-coplanar force system. Let us see technical definition of coplanar force system. A force system in which all the forces lie in a one plane is called as a coplanar force system. Now we can take example of this concurrent force system. It's starting from F1 and then 2, 3, 4 and then 5. So there are basically 5 forces. And this all 5 forces are lying on your mobile or on your laptop screen. In short, this all the forces are lying in a single plane. So to define this force, I'll need two axes, x and y. Such type of forces are called as a coplanar force system. Whereas non-coplanar force system is a force system in which forces lie in a different plane. So here you can see that this is a first force of 20 kilonewton. This is again one more force of 20 kilonewton. This is one more force of 60 kilonewton, and all these forces are lying in a different plane. And to define these forces, I need x component, y component and z component. So that's why we call this force as a 3D force system, or we may call it as a force system in space. Initially, in chapter number 1, we will understand coplanar force system in much detail, and we will understand how to find the resultant of coplanar force system. तो स्टार्टिंग में हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे. एंड वंस वी आर डन विद दैट, चैप्टर नंबर 1 के लेटर पार्ट में हम पढ़ेंगे दैट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं. Coplanar force system can be further classified as concurrent, parallel and general. अब now we will focus on coplanar. अब हम coplanar पे फोकस करते हैं और वो फर्दर क्लासीफाई होता है एज अ कॉन्करेंट, पैरेलल एंड जनरल. Then let us understand each one by one. First is a concurrent force system. So a force system in which all the forces are in a single plane and a line of action of each forces intersect at the same point. So here you can say that this particular point is a particle. This point is what? Particle. And you will find that all the forces F1, F2, F3, F4, all the forces are passing through that particular point. So पहला क्राइटेरिया है जब फोर्सेस एक ही प्लेन में है तो उससे मुझे क्या मिला, दैट दिस इज अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. अब कोप्लेनर में सब टाइप है, कॉन्करेंट, पैरेलल एंड जनरल. तो कॉन्करेंट का क्राइटेरिया क्या है, दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ईच फोर्सेस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट. ये जितने भी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट हो रहा है. In short, all the forces are meeting at one point. Then it is called as a concurrent force system. Next is a parallel force system. So a force system in which all the forces are in a single plane. So see, this part will remain common for all the three force system because ये criteria है किसका, coplanar force system का. तो सबसे पहले कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए एंड देन विल फर्दर डिफाइन इट बेस्ड ऑन कॉन्करेंट, पैरेलल और जनरल. ओके, तो अब पैरेलल के लिए क्या क्राइटेरिया है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ईच फोर्स आर पैरेलल. आप यहां पे देख सकते हो F1 वर्टिकल है, F2 वर्टिकल है, F3 वर्टिकल फोर्स है, F4 वर्टिकल है. सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ऑल दी फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन. उसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना चाहिए. ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, वो चलेगा. बट देन इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. तो मैं उसे क्या बोलूंगा,
parallel force system. And last is a general force system. तो a force system in which all the forces are in a single plane, तो यहां तक तो कॉमन है, but it's neither parallel nor concurrent. बट ये जो फोर्सेस है आप देख सकते हो यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, इसमें से कोई भी फोर्स, ये फोर्सेस है, ये एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं है एंड कॉन्करेंट भी नहीं है. सो सच थिंग्स, such force system are called as what? General force system. So now we have understood theory part of concurrent, parallel and general force system. So let us proceed for resultant force. When a number of forces can be replaced by a single force which has the same effect as that of all the forces together, then this force is called as a resultant of the given force system. Let us take example of car. अभी आप कार में देख सकते हो, सबसे पहले कार का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट वेट से यहाँ पे दो व्हील पे मुझे क्या मिल रहा है? रिएक्शन मिल रहा है. ये येलो है वो कार का ड्राइविंग फोर्स है. देन दिस इज resistance provided by air, and then these two forces are frictional resistance. So here you can see there are number of forces acting on a car, and calculation or the representation of all the forces becomes very difficult. So what I'll do, I'll replace all this force by a single force. ये जितने भी फोर्स है ये सबको मैं एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करूंगा. और ये रिप्रेजेंट करते वक्त मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा कि ये जितने भी फोर्स है ये मिला के जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट सेम इफेक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिजल्टेंट आर. देन सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? रिजल्टेंट. So basically resultant is representation of number of forces by a single force without changing its effect. Such type of forces are called as a resultant force. Next is law of parallelogram. If two forces are acting simultaneously on a particle, so this is my particle और ये पार्टिकल पे दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है. आप देख सकते हो पहला फोर्स है P और यहाँ पे देख सकते हो दूसरा फोर्स है Q. ओके, सो टू फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, आर रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. तो मैं क्या करता हूँ, ये दो फोर्स को पैरेललोग्राम की दो साइड अज्यूम कर लेता हूँ. ओके, अब जब ये पैरेललोग्राम की दो साइड बन जाएगी, ओके, तो मुझे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है. तो जो P का पैरेलल लाइन है मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा और Q का जो पैरेलल लाइन है वो मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा. ओके, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. तो ये P और Q का रिजल्टेंट मुझे कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मुझे ये पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा और ये डायगोनल क्या देगा मुझे? रिजल्टेंट विच पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो वो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. ओके, सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है? सिंपल वर्ड्स में, अगर मैंने दो फोर्स को, दो कॉन्करेंट फोर्स को पैरेललोग्राम का साइड बना दिया तो वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, वो मुझे क्या देगा? उसका रिजल्टेंट देगा. ये हो गई ग्राफिकल बात. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट in analytical way. Let us understand it mathematically how we can find it. So resultant R is equal to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So P is first force, Q is second force, and theta, as you can see here, theta is angle made by two forces. So angle between P and Q is called as cos theta. तो इसका जो मुझे आंसर है वो मुझे क्या देगा? रिजल्टेंट देगा. ओके, एंड देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये मैंने फाइंड किया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. अब मैं फाइंड करूंगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट.
So direction of resultant alpha is equal to tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta. Okay, but remember one very important thing, ये alpha क्या है? तो alpha is made by resultant with respect to p. ओके तो ये जो एंगल है इसको मैं क्या बोलता हूं? अल्फा. एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पी. दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक. ओके सो जब भी आप अल्फा फाइंड करते हो, रिमेंबर अल्फा इज रिजल्टेंट एंड पी के बीच का एंगल है. ओके नाउ लेट अस लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहाँ यूज कर सकते हैं? So it can be used only while calculating the resultant of concurrent force system. सबसे पहला क्या है? That we can use only for concurrent force system. And दूसरा है two forces only. अब देख सकते हो यहाँ पे दो ही फोर्स दिया है, P and Q. तो मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकता हूं only when there is concurrent force system that includes only two forces. So what if there are more than two forces? Then I have to go for a general method. Let us understand steps of that general method. So first is we have to draw a free body diagram. So free body diagram is what? Representation of forces that forces are separated from its surrounding, from its atmosphere. तो पहले हम क्या करेंगे? बॉडी और उस पर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसे ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट वी विल रिजॉल्व द फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन. अब हाउ टू रिजॉल्व द फोर्स, उस पे आई विल गो फॉर रिजोल्यूशन का मेथड in next video, but then for now let us see that what are the general steps. Okay, so while solving sums I'll go in much detail. So resolve the given force along x and y direction. Next calculate the x component. तो यहाँ पे जितने भी मुझे फोर्सेस थे, सपोज 5 फोर्स है, तो 5 फोर्स का जो x कंपोनेंट है उसे मुझे ऐड कर देना है और उसे मैं बोलूंगा समेशन ऑफ fx. उसे मैं क्या बोलूंगा? समेशन ऑफ fx. सेम वे जितने भी 5 फोर्स के y कंपोनेंट है उसे भी मुझे ऐड कर देना है और उसे मैं क्या बोलूंगा? समेशन ऑफ fy. ओके देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. अब मैं रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा. कैसे? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ fx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy स्क्वायर. ये मैंने क्या किया? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. एंड लास्ट कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ fy बाय समेशन ऑफ fx. यूजिंग दिस फॉर्मूला मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिला एंड दैट विल कंप्लीट माय सम. ओके सो दैट इज जनरल मेथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ concurrent force system. So in this session we have understood force system, classification of force system, resultant. We are main focused on coplanar concurrent force system, and we have understood how to solve problem of concurrent force system. In next video I'll start with a simple problem of concurrent force system. So first we'll understand entire concurrent force system, we'll understand its problems, and then we will proceed for parallel and then general force system. Thank you.